डियर स्टूडेंट्स, आज जो फिजिक्स लर्निंग में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। तो ये जो प्रिंसिपल है स्टेट्स दैट इफ देयर आर मोर देन टू चार्जेस इन सिस्टम द नेट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टेड अपॉन द गिवन चार्ज व्हेन कंसीडर्ड सेपरेटली। मान लीजिए हमारे पास सिस्टम में कोई गिवन चार्ज है जिसको हमने नाम दे रखा क्यू नॉट, और इसी सिस्टम के अंदर बाकी चार्जेज हो रहे हैं। इसको हमने Q1 कह दिया, इसको हमने Q2 कह दिया और इसको हमने Q3 कह दिया, और ऐसे एक चार्ज और है, मान लीजिए इसको हमने Q4 कह दिया। तो इसके ऊपर अगर हमें नेट फोर्स निकालना है इन बाकी सभी चार्जेज की वजह से, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे कैसे कि पहले हम इसके बीच में लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स देख लेंगे, फिर ऐसे इसके और इसके बीच में, फिर इनके और इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर उनका हम वेक्टर सम कर देंगे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मान लीजिए Q1 और जो Q0 है इसके बीच का जो पोजीशन है उसको हमने नाम दे दिया R1 वेक्टर। ऐसे ही जो Q0 और Q2 है इसके बीच का जो पोजीशन है उसको हमने नाम दे दिया R2, और ऐसे ही जो ये Q3 और जो Q0 है इनके बीच का जो पोजीशन था उसको हमने नाम दे दिया R3। सिमिलरली हम ये कर सकते हैं Q0 और Q4 के बीच का जो पोजीशन है उसको हमने नाम दे दिया R4। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि Q0 के ऊपर जो Q1 है वो किधर फोर्स लगाएगा। अगर इनका पोलरिटी सेम है तो ये इधर लग जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया F1। अब हम F1 लिख लेंगे। तो F1 हमारे पास होगा क्या, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q0 के ऊपर लग रहा है Q1 की वजह से, R1 इनके बीच का सेपरेशन है तो R1 यूनिट वेक्टर। F1 हमारे पास आ गए। ऐसे हम F2 ले लेंगे Q0 और Q2 के बीच में, ये इधर लग जाएगा, इसको हमने F2 कह दिया। तो F2 हम लिख लेंगे। हमारे पास F2 क्या होगा, F2 विल बी इक्वल टू के Q0 के ऊपर Q2 की वजह से लगेगा R2 का स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर। अगर हम इधर वेक्टर का साइन लगा रहे हैं तो इधर यूनिट वेक्टर लिखना जरूरी है। अगर आप यूनिट वेक्टर नहीं लिखना चाहते, वेक्टर लिखना चाहोगे, तो आप यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से वेक्टर में ब्रेक कर सकते हो। अब ऐसे हम क्या करेंगे, F3 हमारे पास क्या हो जाएगा, K Q0 Q3 R3 का स्क्वायर R3 का यूनिट वेक्टर। और जो F4 जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, F3 हमारे पास किधर आएगा, अगर हम इन सभी का पोलरिटी सेम माने तो ये देखिए Q3 इधर है, Q0 इधर है, तो F3 हमारा इधर आ जाएगा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज फोर्स लगता है, जैसा कि हमने कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस किया था। ऐसे ही हमारा Q0 और Q4 के बीच का जो आएगा वो इधर आ जाएगा, जिसको हमने F4 नाम दे दिया। तो ये जो हमारे पास F4 हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q0 Q4 R4 का स्क्वायर और R4 का यूनिट वेक्टर। अब ये देख ले, ये जितने भी फोर्स हमें निकाले हैं ना, ये इंडिविजुअल फोर्सेस हैं। अब इसके ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या कर देंगे, वेक्टर सम F1 F2 F3 F4, दैट्स ऑल। अब F1 F2 F3 F4 की जगह हम ये वैल्यूज लिख देंगे। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए सीबीएसई में अगर आपसे पूछा जाए, सीबीएसई आरबीएसई एचबीएसई, अगर स्टेट बोर्ड्स में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद इसको ऐसे आपको वेक्टोरियली आपको दिखाना है। मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीन वर्टिसेस हैं ए बी और सी, इनके ऊपर चार्ज रखे हुए हैं। ए के ऊपर जो चार्ज है वह है 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब, प्लस बी के ऊपर जो है वो है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। ऐसे ही जो सी के ऊपर रखा हुआ है वो हमारे पास है 10⁻⁻7 कूलम्ब। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर जो साइड दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया वो ये है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। सो माय डियर फ्रेंड्स,
ये देखिए कि सिस्टम के अंदर हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेज हैं, तो इसका मतलब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इंडिविजुअल फोर्सेस देखेंगे, किसके ऊपर, सी के ऊपर। पहले ए की वजह से इंडिविजुअल देखेंगे, बी की वजह से दूसरी बार इंडिविजुअल देखेंगे, फिर दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सो लेट्स से एफ सी ए इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो हम क्या लिखेंगे, के, इसको अगर मान लीजिए हमने Q1 कह दिया, इसको Q2 कह दिया और इसको Q3 कह दिया, और जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए हमने D कह दिया, तो जो फोर्स हमारे पास हो जाएगा FCA जो हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 D स्क्वायर। अब ये देखिए K की वैल्यू तो हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 जो हमारे पास है वो दे रखा है 10⁻⁻7, और जो Q2 दे रखा है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻7। जो D है वो हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर बन जाएगा, और उसका स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूमेरल्स को एक साइड कर लेंगे, एक्सपोनेंट को एक साइड कर लेंगे। जब इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻⁻5। नीचे इसको सोल्व करेंगे तो ये 25/100, 100 का स्क्वायर, तो 10⁻4 ऊपर चला जाएगा। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 पे चला जाएगा, 9/5 आएगा, और जो 9/5 आएगा जब उसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.8, और ये इधर जो मल्टीप्लिकेशन में है दैट बिकम्स 10⁻⁻1, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट FCB। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या मैग्नीट्यूड। ऐसे ही जो FCB हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q3 D स्क्वायर। तो ऐसे हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखिए K की जगह K है, Q1 की जगह Q1 है, D की जगह D है, तो इसमें देखेंगे कितना फर्क आया। देखिए जो Q2 था वो Q3 का डबल है, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स का डबल होगा। तो ये 0.18 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ, 0.18 का हाफ 0.09 न्यूटन। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे या किसी भी स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हम ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लॉजिकल सेंस अप्लाई करेंगे। अब देखिए जो ये फोर्स लगेगा C के ऊपर, जो A लगाएगा वो तो ऐसे लगाएगा FCA, और जो B लगाएगा वो ऐसे लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो जो अब हम F नेट निकालेंगे, F नेट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। तो FCA प्लस FCB। अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, F नेट का मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट FCA का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस FCB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2FCA 2FCB, और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 120। तो ये जो कोस ऑफ 120 होता है ये तो -1/2 होता है, और ये वैल्यू हमने निकाल ली है। FCB 0.09 है और FCA 0.18 है। जब हम ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो F नेट का जो वैल्यू आएगा हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स, दैट विल कम आउट 0.156 न्यूटन। सो दिस इज द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। To understand the principle very clearly, let's see the next example. In next example, the charge system is like this. This is the y-axis, this is the x-axis, and this is origin O. So on origin, charge of 1 coulomb is placed, and here on x-axis
10 चार्जेज आर क्लैम्प्ड। क्लैम्प मतलब फिक्स कर रखा है 10 चार्जेज को, ऐसे सोन। तो ये जो Q1 है, Q1 का मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻8 कूलम। Q2 का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है वो 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ऐसे ही जो Q3 है वो 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास 10 चार्जेज रखे हुए हैं, 10 चार्जेज आर प्लेस्ड। ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 10 mm और यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ तक 10 mm है और यहाँ से यहाँ तक है वो है 20 mm। और फिर जो थर्ड चार्ज है वो है 30 mm। और जो लास्ट वाला जो चार्ज रखा हुआ है, जो 10th चार्ज जो हमारे पास है, जिसको हम Q10 कह सकते हैं, उसका हमारे पास 100 mm। सो माय डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज फाइंड net electric force on 1 coulomb। so let's see। देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन था उस सिस्टम में केवल 3 ही चार्जेस थे, और जो अब जो हमारे पास है वो देखिए टोटल 11 चार्जेस हैं। और इन 10 चार्जेस की वजह से इस 11वें चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो वही फंडा लगेगा, इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे और उनका फिर हम वेक्टर सम कर देंगे। क्योंकि Q1 जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अगर ये देखिए सभी प्लस प्लस हैं तो ये इधर लगाएगा, तो Q2 भी इधर ही लगाएगा, तो बाकी फोर्स सारे इधर ही आएंगे, तो हम उनको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। तो जो हम एफ नेट, मान लीजिए एफ नेट है, मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको अगर मैं 1 कूलम को, अगर इसको मैं Q0 मान लूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ K Q0 Q1, और इधर तो मेरा 10 mm है, तो इसको मैं अगर R1 कहूँ तो R1 का स्क्वायर, और Q0 Q2 R2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, 10 टर्म्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो K को मैंने U का U रखा, Q0 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा K Q0, और Q0 मेरे कितने के बराबर है, 1 कूलम। तो जब मेरे पास बचेगा वो बचा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। हियर K 9 into 10⁻⁹, Q0 1। Here Q1 will be 10⁻⁻8, R1 10 mm, 10 mm का मीटर बनाएंगे तो 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई, और नीचे स्क्वायर है। ऐसे इधर 8 को मैं 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, 10⁻⁻8, और नीचे जो हमारे पास रहेगा 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास 10 टर्म्स रहेंगे। तो ये देखिए ये 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻8 सभी 10 टर्म से कॉमन आ जाएगा, और जो नीचे जो रहेगा ये जो 10 इंटू 10⁻3 और इसका स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो इस वाले टर्म की जगह पे मेरे पास 1 बचेगा, इस वाली की जगह पे 2 की पावर, और ये 3/2 की पावर 2। ऐसे जो नेक्स्ट टर्म रहेगी उसमें ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा 10 टर्म तक। अब ये देखिए जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 9 इंटू, इनको सोल्व करेंगे तो 10 आएगा, ये मेरे पास 10⁻⁻4 बन जाएगा। इनको जब मैं सोल्व करूंगा तो 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। अब ये देखिए ये जो मेरे पास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻5, और ये जो 10 टर्म्स रहेगा इनका जब मैं सम करूंगा, 1 से 10 तक का सम कैसे करते हैं, 10 इंटू 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11/2। So this will be 55. When I will multiply this 9 with 55, I will get 495 into 10⁻5 Newton. So in physics, answer should be in scientific notation. Scientific notation means for after first digit there should be some decimal, then after that 10 raised to powers. So 4.95 I will divide by 100, multiply by 100,
that will come out like this. This is my final answer. Thank you.